हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, हम लोग अपने चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज पर आज से शुरू कर रहे हैं आईटीआई की क्लासेज, जिसमें आज पहली क्लास है। हम लोग लेकर आए हैं आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए निम्मी के क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग अपने चैनल पर डेली सॉल्व करते रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, एक पार्ट्स हम लोग को ये दर्शाया गया है। इस पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर। डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। ये पूरे पार्ट्स जो हैं इसको हम लोग बोल देते हैं कम्यूटेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक् परिवर्तक। अब ये जो उभरा हुआ पार्ट्स दर्शाया गया है एक्स के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। राइजर का मतलब होता है उभरा हुआ भाग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर राइजर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया डीसी जनरेटर का क्या नाम है। एक कनेक्शन दर्शाया गया, बताना है कि डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट है, कम्युलेटिव शॉर्ट शंट है। याद रखिएगा, दो तरीके का कनेक्शन होता है, एक होता है लॉन्ग शंट, एक होता है शॉर्ट शंट। उसके बाद दो कनेक्शन होते हैं, एक होता है कम्युलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। उसके बाद हम लोग कनेक्शन को बताएंगे कि ये कौन सा कनेक्शन है। आप लोग खुद बता दीजिएगा कि ये कनेक्शन है कौन सा, अगर हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में देख लेंगे तो। आइए देखते हैं। देखिए, ये होता है आर्मेचर। आर्मेचर से एक वाइंडिंग यहाँ इस तरीके से कनेक्ट होती है, एक होती है इसके समांतर में पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो ये कनेक्शन ये हो गया। यहाँ पे होता है लोड, जिसको जनरेटर सप्लाई करेगा। अब एक कनेक्शन हम लोग का बनता है, एक वाइंडिंग यहाँ हो गई, यहाँ पे आर्मेचर लग गया, यहाँ पे हमारा शंट वाइंडिंग हो गई, तो यहाँ पे लोड लग गया, यहाँ पे एक कनेक्शन ये हो गया। तो दो तरीके का कनेक्शन हमने बनाया। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कनेक्शन, शॉर्ट शंट। इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। तो आप लोग अगर देखेंगे तो देखिए, आर्मेचर से एक सीरीज में वाइंडिंग है, वो किस में है, इसमें है। इसका नाम क्या है, ये आर्मेचर से सीरीज में जो है यहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग शंट। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि लॉन्ग शंट है। अब बात करते हैं कम्युलेटिव है कि डिफरेंशियल है। याद रखिएगा, दो तरीके का कनेक्शन होता है। अगर फाई बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई है, अगर दोनों फ्लक्स ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव। कम्युलेटिव का मतलब होता है जुड़ना। अगर दोनों फ्लक्स फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ई, देखिए दो वाइंडिंग जो दिया हुआ है, शंट वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग, दोनों का फ्लक्स होगा फाई एस एच और फाई एस ई। तो यहाँ पे अगर घट रहा है तो उसका बोलते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब घटना। तो देखिए, लॉन्ग शंट था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एरो इधर है, एक एरो इधर है। कहने का मतलब है कि दोनों क्या हो जा रहे हैं, घट रहे हैं। फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस ई वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल होगा। तो हम लोग का अब बता सकते हैं आप लोग कि ये कौन सा होगा, डिफरेंशियल होगा और लॉन्ग शंट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए, डीसी जनरेटर आप लोग देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक होता है डीसी मोटर, एक होता है डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी मोटर, एक होता है डीसी जनरेटर। देखिए, डीसी मोटर में हमेशा हम लोग लगाते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल, और डीसी जनरेटर में लगाते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। तो यहाँ पे पूछा डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए तो कौन सा नियम लगाएंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल, जो कि दिया हुआ है कहाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है, कुछ इस तरीके से होता है। बोलता है कि अगर हम लोग तीनों उंगलियों को राइट हैंड की परस्पर 90 डिग्री पर इस तरीके से फैलाएं, इस तरीके से, ये हो गया अंगूठा। ये अंगूठा जो होता है बल की दिशा निर्धारित करेगा। ये उंगली बताती है चुंबकीय क्षेत्र को, और ये बताती है विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा। ये होता है फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल। तो इसको हम लोग कहाँ लगाएंगे, डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा निर्धारित करेंगे फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, ईएमएफ की गणना करना होता है, ई बराबर होता है पी फाई जेड एन बटा 60A। डायरेक्ट फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। इसी का उपयोग करके हम लोग डीसी जनरेटर में ईएमएफ को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जनरेटेड ईएमएफ बराबर पी फाई जेड एन अपान 60A। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर में। देखिए, डीसी मोटर में जो ईएमएफ का गणना करना होता है उसका फार्मूला होता है ई बी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। और बात कर लें अगर डीसी जनरेटर में, तो उसमें होता है जनरेटेड ईएमएफ होता है, उसका फार्मूला होता है ई जी बराबर वी प्लस आई आर ए होता है। यहाँ पे बात किया है किसकी, मोटर की, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बी बराबर वी माइनस आई आर ए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए, ये पार्ट्स दर्शाया गया, इसका नाम बताना है क्या है।
ये जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं हम लोग पोल कोर, इसको बोलते हैं पोल शू। देखिए इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी में जब पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये पोल कोर होता है, इसका नाम होता है पोल शू। तो यही दर्शाया गया, ये जो पार्ट्स इसको क्या बोलते हैं, पोल शू। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका दो काम होता है, पोल कोर पे जो वाइंडिंग है इसको रोकना, और एक काम होता है फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान करना, इसलिए इसका शेप इस तरीके से बनाया जाता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पोल शू दर्शाया गया, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए एक जनरेटर का कनेक्शन दर्शाया गया है, इसमें बताना है क्या नाम है। देखिए दो तरीके का कनेक्शन होता है, एक होता है कि सेल्फ एक्साइटेड, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। देखिए जब हम लोग फील्ड वाइंडिंग को कोई अलग से एक्साइटेशन देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया डीसी सोर्स को अलग से एक्साइटेशन दिया जा रहा है, तो ये हो गया सेपरेटली एक्साइटेड, अलग से उत्तेजित जनरेटर। लेकिन जब हम लोग अलग से कोई उत्तेजना नहीं देते हैं एक्साइटेशन, और फील्ड वाइंडिंग एक्साइटेड होती है, सेल्फ एक्साइटेड वो कंडीशन होती है। तो यहाँ पे जो अलग से उत्तेजना दर्शाया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा अलग से उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, या जिसको बोलते हैं अलग से उत्तेजित जनरेटर। ये अगला क्वेश्चन पर, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए जनरेटर को हम लोग शाफ्ट पर हैंडल लगा के जो घुमाते हैं उसको हम लोग देते हैं मैकेनिकल एनर्जी, या जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो उस यांत्रिक ऊर्जा को जब हम लोग देते हैं तो अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है, आर्मेचर रोटेट करता है, चुंबकीय फील्ड होता है अंदर। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है कि जब हम लोग आर्मेचर को घुमाते हैं या कंडक्टर को घुमाते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे एक ईएमएफ मिल जाता है। इसी सिद्धांत पे हमारा डीसी जनरेटर काम करता है। तो डीसी जनरेटर को कौन सी एनर्जी हमने दिया, यांत्रिक ऊर्जा, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और विद्युत ऊर्जा मिल जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और दिया हुआ है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। अब बात कर लेते हैं कि देखिए लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कब होते हैं, जब आर्मेचर का कनेक्शन हम लोग को दिया होता है इस तरीके से, जैसे हम लोग देखा था अभी पीछे कि इस तरीके का कनेक्शन होता है, तो हम बताते कि लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें सिर्फ यही बता सकते हैं कि डिफरेंशियल है कि कंपाउंड है, कम्युलेटिव है, जैसा कि ऑप्शन सी और डी में दिया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए एक की फ्लक्स की डायरेक्शन इधर है इसमें, और इसकी डायरेक्शन जो है इधर है। तो दोनों जब अपोजिट है तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर फाई एस एच माइनस फाई एस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स घट जाएगा। जब फ्लक्स घट जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं ये डिफरेंशियल, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। अभी हमने बताया था कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पर। जब हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं शाफ्ट को घुमाकर, तो क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, वहाँ पर ईएमएफ मिल जाता है। तो वो होता है किसके अकॉर्डिंग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। देखिए यहाँ पे सिद्धांत पूछा था, तो सिद्धांत ये होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम हम लोग जनरेटर में क्यों लगाते हैं, ईएमएफ की दिशा निकालने के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। देखिए एक होता है ट्रांसफार्मर, उसमें स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा कंडक्टर घूमता नहीं, लेकिन जहाँ पे कंडक्टर घूमेगा वहाँ पे हमारा गतिशील डायनामिक ईएमएफ मिलता है। तो जिसका फार्मूला होता है डायनामिक ईएमएफ जो कि जनरेटर में मिलता है, इसका फार्मूला होता है ई बराबर बी एल वी साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, कार्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ के हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए कार्क स्क्रू नियम का उपयोग हम लोग करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कार्क स्क्रू नियम में बोला जाता है, अंगूठे को अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में करें तो चुंबकीय फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो बताएगा उंगली। तो यहाँ पे कार्क स्क्रू नियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। देखिए इस पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं योक या फ्रेम, जो कि सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी भाग, इसके अंतर्गत सभी पार्ट्स होते हैं। देखिए ये जो होता है इसमें कनेक्शन दर्शाए जाते हैं, यहाँ से आई बोल्ट है, इसको पकड़ कर मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उपयोग कर लेते हैं। ये जो होता है फिटिंग करने के लिए ज़मीन में, इसमें बोल्ट लगा कर नट बोल्ट फिट करते हैं। तो ये सब बाहरी आवरण होता है, क्या होता है, योक या फ्रेम। इसको हम लोग कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 पोल की डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। देखिए 2 तरीके का कनेक्शन बनाया जाता है, एक होता है लैप वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। हमेशा याद रखिए जितने भी समांतर रास्ते होंगे उतना ही पोल होगा, ये कंडीशन होती है लैप में। और वेव वाइंडिंग में क्या होता है, हमेशा समांतर रास्तों की संख्या बस 2 ही होती हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं कौन सा है, यहाँ पे लैप वाइंडिंग है। तो यहाँ पे लैप वाइंडिंग में क्या हो जाए, समांतर रास्तों की संख्या क्या होगा, पोल की संख्या के बराबर। और पोल की संख्या दिया हुआ है 4,
तो समांतर रास्तों की संख्या हो गई 4। लेकिन एक कंडीशन और दिया हुआ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का मतलब होता है कि डबल। तो यहाँ पे 4 दूना 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। देखिए डीसी जनरेटर में ये जो भाग दर्शाया गया, कौन सा भाग दर्शाया गया हम लोग को बताना है। साइड एंड प्लेट्स। साइड एंड प्लेट्स कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए मोटर दोनों तरफ एक प्लेट लगी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं साइड एंड प्लेट्स। पोल शू लेमिनेशन भी नहीं है, पोल शू लेमिनेशन इस तरीके से होता है, कुछ हमने बताया था, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे जो कम्यूटेटर सेगमेंट दिया हुआ है ये भी नहीं, कम्यूटेटर सेगमेंट कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आर्मेचर कोर लेमिनेशन, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही सही आर्मेचर कोर का ये लेमिनेशन दर्शाया गया है। देखिए पतली पतली पट्टियों में तोड़कर हम लोग आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं, ये तोड़ा गया है। इससे क्या होता है, भंवर धारा हानि कम हो जाती है। यहाँ पे कौन सा दर्शाया गया, आर्मेचर कोर का लेमिनेशन, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। देखिए ये हमारा कंस्ट्रक्शन होता है इस तरीके से, यहाँ पे मेन पोल होते हैं, मुख्य ध्रुव जिसको बोलते हैं, और एक होता है इंटरपोल। तो इंटरपोल क्या होता है, देखिए ये मेन पोल है, यहाँ पे हो जाएगा 2 मेन पोल के बीच में इंटरपोल इस तरीके से दर्शाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर जो होता है उसके श्रेणी क्रम में, आर्मेचर से श्रेणी क्रम में हम लोग इंटरपोल की वाइंडिंग करते हैं। इससे क्या होता है, इंटरपोल लगाने से आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ पे आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ते हैं इंटरपोल को, कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। तो यहाँ पे देखते हैं आर्मेचर के साथ सीरीज में, इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, एक स्यो उत्तेजित का मतलब सेल्फ एक्साइटेड, यानी कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए कोई एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं देना है। ये सेल्फ एक्साइटेड में बात कर रहे हैं कि अवशिष्ट चुंबकत्व की क्या आवश्यकता है। देखिए एक होता है अवशिष्ट चुंबकत्व जिसको बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। अगर वोल्टेज का निर्माण करना है, वोल्टेज बनाना है, तो अवशिष्ट चुंबकत्व बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्डअप द वोल्टेज, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। अगला क्वेश्चन, मशीन में वे कौन से 2 बिंदु जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग मापते हैं, ब्रश संपर्क प्रतिरोध बोलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिया हुआ किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। देखिए ये जो वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया गया है इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ये कौन सा आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि 2 फ्लक्स होते हैं, एक होता है मेन फ्लक्स, एक होता है आर्मेचर का फ्लक्स। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन होता है, उसके क्रॉस जो होता है आर्मेचर रिएक्शन से एक वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, जिससे कम वोल्टेज प्राप्त होता है। तो इसी वोल्टेज ड्रॉप को दर्शाया गया है यहाँ पे एक्स के रूप में, क्या दर्शाया गया, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अगला क्वेश्चन, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए एक हमारा होता है शंट फील्ड, जैसे यहाँ आर्मेचर है तो यहाँ पे हमारा शंट फील्ड हो गया। तो इसको जब हम लोग समांतर में जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, देखिए एक कनेक्शन होता है इस तरीके से, आर्मेचर से ये सीरीज में हो गया और ये शंट में हो गया। तो यहाँ पे हो गया आर्मेचर, तो इस कनेक्शन का नाम क्या है, जब इसको शंट में जोड़ दिया है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट शंट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। जैसा कनेक्शन हमने बताया था, 2 तरीके का कनेक्शन बताया है, उसको हम लोग पीछे अभी डिटेल में देखे थे, पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। पटलित का मतलब होता है लेमिनेटेड। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे आर्मेचर का जो कोर का ये सिंबल दिखाया गया था, इस तरीके से पतली पतली पट्टियों में तोड़ा गया था, तो हमने वहीं पे बता दिया था कि वहाँ पे क्यों करते हैं हम लोग इसको, आर्मेचर में को लेमिनेशन करने से क्या हो जाता है, भंवर धारा हानि कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड होते हैं, पटलित होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, या भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ताम्र हानि कम करना होता है तो ये नहीं करते हैं, घर्षण हानि को कम करने के लिए नहीं, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील की कोर उपयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम है क्योंकि। देखिए डीसी जनरेटर में एक आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, ये जो आर्मेचर होता है ना इसका भी वाइंडिंग होती है, यहाँ पे आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, यहाँ से जो करंट निकलेगी तो हम लोग चाहते हैं कि IaRa ड्रॉप कम से कम हो, IaRa ड्रॉप कम से कम हो, ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो क्या करते हैं, IaRa ड्रॉप को कम करने के लिए
रेजिस्टेंस कम से कम रखते हैं। रेजिस्टेंस जब कम होगा तो ये ड्रॉप कम होगा तो हम लोग को वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए आर्मेचर का प्रतिरोध कम रखते हैं। क्यों रखते हैं, आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आर्मेचर धारा कम करने के लिए नहीं, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। इसका ऑप्शन नंबर 20 है कि आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलना चाहिए। देखिए डीसी जनरेटर जो होता है घड़ी की दिशा में इसलिए चलाना चाहिए, एक चीज़ होता है हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व अगर हमारा नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं बनने वाला है। तो हम लोग इसको हमेशा सोचते हैं कि घड़ी की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ही चलाएं, इससे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म का प्रोटेक्शन होता है, रक्षा होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है, ब्रश को नुकसान से बचाता है, ये नहीं होगा। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करता है, इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग बोलते हैं इसको, हम लोग पोल शू में करते हैं। पोल शू में, पोल फेस में हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य होता है, कम्यूटेशन प्रभाव या आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, देखिए अधिक लोड कनेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर ए में दिया, इससे कोई मतलब नहीं है क्षतिपूर्ति वाइंडिंग से। कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, सी में दिया हुआ है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करें। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वाइंडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्षतिपूर्ति वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। देखिए विफल होने का एक कारण हो सकता है ढीला ब्रश संयोजन। नहीं, देखिए ढीला अगर कांटेक्ट होगा ब्रश का संयोजन तो इससे स्पार्किंग होगा लेकिन वोल्टेज बनेगा। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा लेकिन वोल्टेज बनेगा। अब वोल्टेज नहीं बन रहा है, वोल्टेज निर्माण का विफल हो जा रहा है, तो क्या कारण है, इसका एक ही कारण यह है कि प्राइम मूवर, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है, ये भी कारण नहीं है। इसका सही कारण यही कि फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। कभी भी फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो वोल्टेज नहीं बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। देखिए एक हमारा आर्मेचर होता है, यहाँ पे क्षेत्र की बात कर रहा है, यानी कि शंट वाइंडिंग जो है इस तरीके से समांतर में है। क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग को समांतर में जब कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं शंट। और जब हम लोग आर्मेचर, ये है आर्मेचर से सीरीज में हम लोग वाइंडिंग कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरीज। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि समांतर में, समांतर कनेक्शन ये होता है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, शंट। शंट जनरेटर, शंट जनरेटर को कांस्टेंट वोल्टेज जनरेटर भी बोला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य होता है। अभी हमने बताया था, देखिए एक पोल कोर होता है, एक होता है पोल शू। देखिए ये होता है पूरा कनेक्शन, ये होता है पोल कोर, इस पर बाइंडिंग किया जाता है। अब इस बाइंडिंग को यहाँ पे रोकने का काम कौन कर रहा है, यही कर रहा है पोल शू। तो यहाँ पे एक काम तो ये कर रहा है कि इसको वाइंडिंग को यहाँ पे रोक रहा है। दूसरा काम इसका ये होता है कि यहाँ पे इसका शेप इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे आर्मेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्लक्स का एक समान रूप से करता है आर्मेचर पर। दूसरा काम ये होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। एयर गैप को कम करना, नहीं, एयर गैप को कम करने का उद्देश्य नहीं है पोल शू का। क्षेत्र की ताकत बढ़ाना, ये भी नहीं है। चुंबकीय हानि कम करना, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाना, जैसा अभी हमने बताया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ कि डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य। देखिए स्प्लिट रिंग का काम होता है, स्प्लिट रिंग को क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, एक देखिए स्प्लिट रिंग होता है, एक होता है स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग को बोलते हैं कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। अब कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक क्या करता है, निरंतर वोल्टेज बनाए रखें, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। इसका ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा। अब देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ निरंतर वोल्टेज बनाए रखें। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है, कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनली, धारा को क्या करता है, एक दिशा में करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि धारा को एक दिशा में करता है। क्योंकि क्या होता है, एसी जो होती है हमारे आर्मेचर में मिल जाती है, एसी की डायरेक्शन इस तरीके से होती है, इसको डीसी में कन्वर्ट करना होता है। डीसी का मतलब होता है एक दिशा में धारा को इस तरीके से करना। तो इसको करने के लिए कम्यूटेटर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे धारा को एक दिशा में करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, स्प्लिट रिंग, जिसको बोला जाता है कम्यूटेटर। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए ब्रश बनाना है, ब्रश के लिए दो सामग्री यूज होता है। इसका उपयोग जो करते हैं ब्रश के लिए, या तो कार्बन या तो ग्रेफाइट। तो स्टील और ग्रेफाइट नहीं होगा, कार्बन और ग्रेफाइट। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए कार्बन और ग्रेफाइट क्यों यूज़ किया जाता है। कार्बन जो होता है हमारा सेल्फ लुब्रिकेटिंग का प्रॉपर्टी रखता है, ग्रेफाइट भी। कहने का मतलब है कि कार्बन का ब्रश कहाँ बनाएंगे और ग्रेफाइट का कहाँ बनाएंगे। देखिए जब बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन होगी तो ग्रेफाइट का ब्रश यूज़ करते हैं, लेकिन जब छोटी मशीन है तो कार्बन का ब्रश उपयोग कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30।
क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। देखिए डीसी जनरेटर आप लोग देखेंगे अवशिष्ट चुंबकत्व क्यों खो देता है। भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड के लगातार चल रहा है, बिना रुके लगातार चलना, और दिया हुआ रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती रहती है। जैसा हमने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, अगर अवशिष्ट चुंबकत्व को बरकरार रखना है तो हम लोग चाहते हैं कि उसको एक दिशा में घड़ी की दिशा में चलाते रहे, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऐसे क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा होती है। तो अगर हम लोग कई दिशा में चलाने लगेंगे, रोटेशन की दिशा अगर अक्सर बदल जाएगी तो उससे क्या होगा, ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या जिसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही दिया क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रोटेशन की दिशा यानी घूमने की दिशा अक्सर बदल जाती है, इसीलिए डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो कि सभी निम्मी के क्वेश्चन थे, ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के लिए पूरे 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग डेली कंप्लीट करते रहेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करके इसकी जानकारी दे दीजिएगा कि हमारे चैनल पर ITI के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।